चलिए बात करते हैं आंसर के अंदर। इसका क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि इफ़ डी बाई टी डब्ल्यू जो रेशो वो लेस देन अगर 400 एप्सिलॉन है तो व्हाट इज़ एप्सिलॉन ऑफ डब्ल्यू, एप्सिलॉन डब्ल्यू अंडर रूट 200 50 डिवाइड बाई एफ वाई। तो पूछा है इसमें, क्वेश्चन दे रखा है एंड वियरिंग स्टीफनर्स, इंटरमीडिएट ट्रांसफर्स स्टीफनर्स या लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स 80.2D फ्रॉम द कंप्रेशन फेस एट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीफनर्स के बारे में। ट्रांसफर्स स्टीफनर्स क्या होती है? ये इंक्रीज करती है बकलिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू शेयर एंड प्रोवाइड करती है वर्टिकल अलॉन्ग द स्पैन। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स, ये प्रिवेंट करती है वेब बकलिंग्स ड्यू टू द बेंडिंग कंप्रेशन। क्या चीज़ है? लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स। अब बात करते हैं एंड वियरिंग स्टीफनर्स के बारे में। तो एंड वियरिंग स्टीफनर्स क्या करती हैं? ये प्रोवाइड की जाती हैं सपोर्ट पर। तो आल्सो एट कंसनट्रेट लोड और लोड बियरिंग स्टीफनर्स भी इनको बोला जाता है। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ स्टीफनर्स की, कि स्टीफनर्स के पर्पज क्या होते हैं। पहला आता है टू चेक वेव बकलिंग, मतलब ड्यू टू शेयर ट्रांसफर्स स्टीफनर्स होती हैं, अगर ड्यू टू बेंडिंग है तो लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स आर प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं मोर इम्पोर्टेंट लिमिट कंडीशंस। तो ये पहले भी पढ़ा था, अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू जो रेशो है वो लेस देन 67 एप्सिलॉन हो तो ऐसी स्थिति के अंदर अनस्टीफन्ड गिर्डर होता है, मतलब स्टीफनर्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। अगर 85 एप्सिलॉन से लेकर डी बाई टी डब्ल्यू या 200 एप्सिलॉन के बीच हो तो ऐसी स्थिति के अंदर वर्टिकल स्टीफनर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। अब आता है कि अगर 200 से लेके 250 के बीच में अगर डी बाई टी डब्ल्यू रेशो तो वर्टिकल प्लस एक लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स प्रोवाइड किया जाता है 80.2D पर। अगर बात करें तो 250 से लेकर 345 के बीच में डी बाई टी डब्ल्यू रेशो है तो उस स्थिति के अंदर वर्टिकल और 2 लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स 80.2D 80.5D पर आता है। अगर लेस देन 400 से टी बाई डी डब्ल्यू है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? एनवीआर स्टीफनर्स, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं 80D फ्रॉम द कंप्रेशन फेस एट न्यूट्रल एक्सिस पर। की आइडियाज़ की बात करें तो हायर अगर डी डब्ल्यू रेशो है तो मोर स्लेंडर वेव होगा और मोर स्टीफनर्स की रिक्वायर्ड होगी। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स इस चीज़ को प्रिवेंट करता है बकलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए मेजर बीम इन ए बेंडिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज। क्या बोला जाता है? मेजर बीम इन बेंडिंग स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आंसर सारे ही ऑप्शन आएंगे, गिर्डर, फ्लोर बीम और मेन बीम। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ बीम क्या होती हैं? बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द बीम जो होती है वो होती है स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड और लोड इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बीम के बारे में बात करते हैं। जो फ्लोर बीम होती है वो मेजर बीम ऑफ फ्लोर सिस्टम होती है जिसे सपोर्ट जॉइस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या होती है? मेजर बीम ऑफ फ्लोर सिस्टम होती है जिसको सपोर्ट जॉइस्ट बोला जाता है। उसके बाद में आती है गिर्डर। गिर्डर क्या होती है? सेम एज होती है फ्लोर बीम इन बिल्डिंग्स, तो मेजर बीम इन स्ट्रक्चर होती हैं। उसके बाद में आता है गेट। गेट क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बिटवीन कॉलम्स के जो सपोर्ट करता है बाल क्लैडिंग को। उसके बाद जॉइस्ट आता है, ये क्या होता है? सपोर्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन होता है, ये मेजर बीम नहीं होती हैं। लिंटल क्या करता है? ये कैरीज करता है बाल लोड ओवर द ओपनिंग अबव डोर और विंडोज। पर्लिन्स की बात करें तो ये रूफ बीम होती हैं और ये सपोर्टेड बाय होती है रूफ ट्रसेस के। राफ्टर की बात करें तो रूफ बीम होती हैं, ये सपोर्टिंग मेंबर होता है। उसके बाद में आता है स्पेंड्रल। स्पेंड्रल क्या होता है? ये एक एक्सटीरियर बीम होता है 8 फ्लोर लेवल पर जो कैरीज करता है पार्ट ऑफ फ्लोर लोड। अब बात करते हैं स्टिंगर। ये क्या होता है? ये बीम को सपोर्टिंग करता है 8 स्टेयर स्टेप पर। अब आता है हेडर। हेडर क्या होता है? बीम 8 स्टेयर बाल ओपनिंग पे ये यूज होता है। अब कुछ मेजर की जो है बीम्स इन बिल्डिंग के अंदर गिर्डर, फ्लोर बीम और मेन बीम्स होते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना, बार बार पूछेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एच पर आई एस 800 2007 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए इन लेटरली सपोर्टेड प्लास्टिक कॉम्पैक्ट बीम शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एफ वाई। तो ये होता है 0.666 एफ वाई। क्या पूछा? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन कंप्रेशन की बात पूछी है। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील मेंबर्स की बात करें तो अगर एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है तो उसकी वैल्यू जो होती है 0.6 होती है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करें तो 1.67 होता है। दूसरा बात करता है कि अगर मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस है तो उसके अंदर कितना लेता है? 0.6 FY यूज़ होता है। अगर बेंडिंग स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस है? बेंडिंग स्ट्रेस, तो उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं? 0.66 FY और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं 1.5/1 यूज़ होता है।
नेक्स्ट आता है मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर भी 0.66 FY यूज़ होता है, जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.15 यूज़ में लिया जाता है। एवरेज शेयर के लिए जो वैल्यू यूज होती है एवरेज शेयर के लिए तो 0.4 FY यूज़ होती हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए कितनी वैल्यू होती हैं? 0.45 यूज होती हैं। बियरिंग स्ट्रेस के लिए 75 यूज होती हैं। ठीक है, की पॉइंट्स बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन के लिए 0.66, एक्सियल के लिए 0.6, एवरेज के लिए 45 और बियरिंग के लिए 75। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछता है कि लेटरल सपोर्ट स्टील बीम क्रिपलिंग मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ FY। लेटरल सपोर्टेड स्टील बीम मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग की बात कर रहा है ना, तो बियरिंग कितनी हो जाएगी? 0.7 FY, 0.75 FY। तो परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में बात कर लेते तो जो शेयर स्ट्रेस उसकी एवरेज शेयर स्ट्रेस कितनी होती है? 0.40 FY और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होती है? 0.45 FY। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सियल स्ट्रेस के बारे में। जो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होती है? 0.60 FY और बियरिंग स्ट्रेस बेंडिंग कंप्रेसिव और टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो होती है 0.66 FY। नेक्स्ट बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेसेज के बारे में। जो मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस जो होती हैं वो होती हैं 0.7 FY होती हैं। कंबाइंड स्ट्रेस के बारे में अगर बात करें तो कंबाइंड बेंडिंग और बियरिंग जो होता है वो होता है 0.90 FY। ये नया देखने को मिला है। कंबाइंड जो स्ट्रेस है वो इसके अंदर आती हैं। अब बात करते हैं की पॉइंट एग्जाम फोकस के लिए। तो बियरिंग कितनी होती हैं? ऑब्वियसली 0.75 FY होती हैं। बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होती है? 0.66 FY होती हैं। एक्सेल स्ट्रेस कितनी होती हैं? 0.60 FY होती हैं। शेयर स्ट्रेस कितनी होती है? 0.40 से 45 FY होती हैं। कंबाइंड स्ट्रेस कितनी होती है? 0.90 FY होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेटरल बकलिंग फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद टॉरिजनल एंड बार्पिंग रेस्ट्रेंट फुल्ली रेस्ट्रेंट के लिए कितना हो जाएगा? ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेटरल बकलिंग फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद टॉरिजन एंड बार्पिंग रेस्ट्रेंट फुल्ली स्ट्रेंट के लिए हो जाएगा 0.7 L। ठीक है, तो बकलिंग कंसेप्ट चेक करते हैं। PCR बराबर क्या होता है? PCR बराबर होता है π² EI डिवाइड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर। जो EI होता है ना वो फ्लेक्सुरल रेजिडिटी होता है, जो EF होता है ना वो इफेक्टिव लेंथ होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट होता है। सो टर्मिनोलॉजीज क्या आएगी यहाँ पर? जो L होता है वो अनसपोर्टेड लेंथ होता है, KL जो होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर K की अगर बात करें तो कैंटिलीवर ऑफ द कॉलम K बराबर 2 होता है। बोथ एंड्स के लिए जो हिंज होता है वो K बराबर 1 होता है। ठीक है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज होता है तो K बराबर होता है 0.8। बोथ एंड फिक्स्ड होता है इसके अंदर। फुल्ली रेस्ट्रेंट होता है तो K बराबर होता है 0.7। अगर दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो, ऐसे स्टेज के अंदर K की वैल्यू जो यूज होती हैं वो होती हैं 0.7। कैंटिलीवर बीम के लिए 2 यूज़ करते हैं हम, और अगर बोथ एंड हिंज्ड होते हैं ना तो K की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 1। अब बोट इस K क्या होता है? क्या हो गया? की पॉइंट एग्जाम फोकस के लिए फुल्ली रेस्टोरेंट के लिए केस 0.7 होता है। सो L इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 0.7 इंटू L हो जाएगा। तो हेंस आंसर इज 0.7 L। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम रेक्टेंगुलर बीम में स्पैन L है विथ सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए। सो लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन जो होगा वो LY3 होगा। ओ ऐसे नहीं भाई, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, फिर ऐसे तुम टेढ़ा हो जाओगे। इसको लॉक कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? LY3 हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझते हैं प्लास्टिक हिंज लेंथ के लिए, LP के लिए। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जो पॉइंट लोड है ना LP इज इक्वल्स टू हो जाएगा L कोष्टक 1-1/S की पावर L। और जो अनसपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना उसके लिए प्लास्टिक हिंज या LP जो हो जाएगा तो वो होएगा L√1-1/S हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कैंटिलीवर के लिए।
ये है सिंपली सपोर्टेड के लिए। ठीक है, तो कैंटिलीवर के लिए क्या हो जाएगा, एल पी बराबर जो हो जाएगा L1-1/S हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है वो होता है एल पी बराबर L कोष्टक √1-1S। एल जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ बीम, एस जो होता है वो होता है शेप फैक्टर, लेंथ ऑफ बीम। तो शेप फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, वो डिफरेंट सेक्शंस के लिए होती है। आई सेक्शन के लिए क्या होती है, 1.12 से लेके होती है 1.14 तक। होलो सर्कुलर के लिए क्या होती है 1.27। स्क्वायर के लिए क्या होती है 1.5। सॉलिड सर्कल के लिए क्या होती है 1.7। डायमंड के लिए 2 होती हैं। ट्रायंगल के लिए 2.4 और टी सेक्शन के लिए 1.8। तो आई सेक्शन के लिए क्या होती है, आई सेक्शन के लिए जो शेप फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 1.12 से लेके 1.14 तक होती हैं। और जो होलो सर्कुलर सेक्शन होता है उसके लिए वैल्यू होती है 1.27। किसके लिए, होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। स्क्वायर सेक्शन के लिए कितनी वैल्यू होती है, स्क्वायर सेक्शन के लिए होती है 1.5, है ना। और जो सॉलिड सर्कुलर होता है, सॉलिड सर्कुलर के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1.7। तो SSD 1.5, 1.7 और 2। डायमंड के लिए कितनी होती हैं, ये SSD 1.1, 1.2, 1.7। डायमंड के लिए 2 होती हैं, ट्रायंगल के लिए 2.34 होती हैं, टी सेक्शन के लिए 1.8 होती हैं। बस इनको रट लो, ठीक है। ये दो वैल्यू आई सेक्शन और होलो सेक्शन, ये SSD में आई जाता है 1.5, 1.7, 1.2। और ये हैं टी सेक्शन और ट्रायंगुलर सेक्शन, इसके लिए होती है 2.34, किसके लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। और टी सेक्शन के लिए जो होती है 1.8 होती है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन जो इसमें दिया हुआ है। सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर दे रखा है तो शेप फैक्टर जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। फॉर्मूला जो था सिंपली सपोर्टेड का वो था LP इज इक्वल्स टू L कोष्टक 1-1/S होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे P इज इक्वल्स टू L कोष्टक 1-1/1.5। ये सोल्व करने के लिए जो LP बराबर आएगा वो 0.333 L आएगा, मतलब LP इज इक्वल्स टू हो जाएगा L/3 हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कितना है, शेप फैक्टर 1.15। वैल्यू पुट करेंगे LP इज इक्वल्स टू, तो L कोष्टक 1-1S होता है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू जो फाइंड करेंगे L/3 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फॉर ए प्लेट गिर्डर गिवन क्या रखा, D डेप्थ दे रखी है, डेप्थ ऑफ वेव TW थिकनेस दे रखा है, कंडीशन क्या दे रखी है, लेस देन जो रेशो दे रखा है ना 400 एप्सिलॉन W, वो DY/TW रेशो दे रखा है, वो इतना दे रखा है AW √200 FI 250 डिवाइड बाई FI दे रखा है। तो विच स्टीफनर्स आर सपोर्ट, तो कौन सा स्टीफनर्स यहाँ सपोर्ट करेगा, तो यहाँ आएगा एंड बियरिंग स्टीफनर्स, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट स्टीफनर्स, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स यहाँ पर आएगा। और वो कब आएगा, 0.2D फ्रॉम द कंप्रेशन फेज पर आएगा, ठीक है। कहाँ पर, 8 न्यूट्रल एक्सिस पर। अब इसके कंसेप्ट की अगर बात करते हैं, कंसेप्ट में क्या है, स्टीफनर्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसके, ट्रांसवर्स स्टीफनर्स के बारे में, ट्रांसवर्स स्टीफनर्स, फिर आएगा अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं बार बार, मतलब इसमें से ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में आएगा कंबाइंड लोड स्टीफनर्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्स स्टीफनर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वेव को, ठीक है। जो वेव बकलिंग करती हैं ड्यू टू इंक्लाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस शेयर, प्रोवाइड वर्टिकल अलोंग द स्पैन, ये जो प्रोवाइड की जाती है स्टीफनर्स। दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स,
ये प्रिवेंट करती है लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल वेब बकलिंग को। किसकी वजह से होती है वेब बकलिंग? ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन की वजह से। फिर आता है कंबाइंड रोल, ठीक है। तो ये बहुत क्या होता है, ये दोनों होती हैं बहुत ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर सारी। ये यूज टू चेक वेब बकलिंग, किस लिए यूज होती है? टू चेक द वेब बकलिंग। अब बात करते हैं एंड वियरिंग स्टीफनर्स के बारे में। तो एंड वियरिंग स्टीफनर्स में क्या होता है, क्या होता है बताओ? ये प्रोवाइड की जाती हैं एट सपोर्ट पर, और लोड बियरिंग स्टीफनर्स एट कंसनट्रेट लोड पर होती हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है? जो ए बी होता है ना वो स्टीफनर्स होता है, C1 C2 जो होता है वो इंटरमीडिएट स्टीफनर्स होता है, और DE जो होता है ना वो लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स होता है। तो लिमिट कंडीशंस आपको पता है कि लेस देन 67 एप्सिलॉन है तो अनस्टीपन किडर या नो स्टीफनर्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। और जो 85 से लेके 200 के बीच में होगी वो वर्टिकल या इंटरमीडिएट स्टीफनर्स प्रोवाइड की जा सकती हैं। अगर 200 से लेके 250 के बीच में तो वर्टिकल प्लस 1 लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर से 0.2 डी पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर 250 से लेके 345 के बीच में तो वर्टिकल स्टीफनर्स 2 लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स फिर प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पर? 80.2 डी पर, 80.5 डी पर। तो जो D/TW रेशियो वो लेस देन 400 एप्सिलॉन होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड एंड बियरिंग स्टीफनर्स, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स इसी के अंदर ही होता है। 0.2 डी फ्रॉम द कंप्रेशन फेसेस, तो कहाँ पर आएगी? न्यूट्रल एक्सिस में आएगी। अगर हाईएस्ट लिमिट है एप्सिलॉन लेस देन 400 एप्सिलॉन है तो ऑल स्टीफनर्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होगा। इंक्लूड की जाएगी बियरिंग या ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस की अगर बात करें तो 0.2 डी प्लस न्यूट्रल एक्सिस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कीजिए। व्हाट आस्क्ड lateral buckling occur in beam which have what? ऑप्शंस इसके अंदर गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेंडिंग एक्सिस विच इज ग्रेटर देन अदर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेंडिंग एक्सिस इज लेस देन द अदर्स। कब lateral buckling occur in a beam which have moment of inertia about bending axis is less than others? करेक्ट आंसर इसका यही होगा। फुली सपोर्टेड कंप्रेशन फ्लैंज के अंदर नहीं आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस इज स्मॉलर देन द अदर्स हो जाएगा। कंसेप्ट की बात करते हैं लेटरल बकलिंग के बारे में, तो लेटरल बकलिंग में क्या होगा? ये अकर होता है कब? जब बीम अंडर बेंडिंग होती हैं और लेटरल डिस्प्लेसमेंट या ट्विस्टिंग इसके अंदर होती हैं। सो इसका नेचर क्या होता है? लेटरल टोरेजन इंस्टेबिलिटी होती हैं। तो कंडीशंस की बात करते हैं फॉर लेटरल बकलिंग के बारे में, तो क्या है इसके अंदर? कंडीशन 1 की बात करते हैं। तो पहली जो कंडीशन होती है वो होती है इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेंडिंग एक्सिस इज स्मॉलर सो कंपेयर टू द अदर एक्सिस एंड बीम ऑफ बिकम लेस रेजिस्टेंस टू द लेटरल टोरेजन ऑफ इंस्टेबिलिटी। कंडीशन 2 की बात करें तो कंप्रेशन फ्लैंज इज नॉट फुली सपोर्टेड सो अलाउ लेटरल मूवमेंट एंड कोज ऑफ बकलिंग इसके अंदर होता है। नेक्स्ट बात इसके की आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। जो स्मॉलर इनर्शिया एक्सिस होता है वो लेस स्टिफनेस होता है और मोर बकलिंग रिस्क इसके अंदर होती है। उसके बाद बात करते हैं अनसपोर्टेड कंप्रेशन फ्लैंज के बारे में। ये एक लेटरल मूवमेंट है, सो ये बहुत इंक्रीज करते हैं चांसेज ऑफ लेटरल बकलिंग के चांसेज को ये इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एज पर कोड बीम शैल बी डिजाइंड एंड चेक्ड फॉर बकलिंग ओनली के लिए नहीं, बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए, स्टीफनेस के लिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए एंड बकलिंग स्ट्रेंथ के लिए जो है कि बीम डिज़ाइन की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? स्टीफनेस, बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड बकलिंग। कंसेप्ट समझते हैं बीम का। बीम क्या कहता है कि स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड परपेंडिकुलर टू द होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। सो इसके अजम्पशंस क्या बोलते हैं? इसके अजम्पशंस कहते हैं कि बीम एक्ट ओनली बाय द ट्रांसवर्स लोडिंग, सो लोड एंड सेक्शंस लाई इन द सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री। एज पर IS 45 क्या कह रहा है अजम्पशंस? कि बीम जो है एक्ट ओनली बाय ट्रांसवर्स लोडिंग एंड जो लोड सेक्शन लाई इन द सेम प्लान ऑफ द सिमेट्री होता है। तो मेन डिज़ाइन चेक्स के बारे में बात करते हैं। मेन डिज़ाइन चेक्स के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है ना, बेंडिंग स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ इन बेंडिंग होती हैं, स्ट्रेंथ इन शेयर होती हैं और लोकल बियरिंग इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? स्ट्रेंथ ऑफ बेंडिंग के अंदर क्या होता है इसके अंदर कि स्ट्रेंथ इन बेंडिंग होती है, स्ट्रेंथ इन शेयर होता है और लोकल बियरिंग स्ट्रेंथ इसके अंदर होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं स्टीफनेस के बारे में। स्टीफनेस में क्या कंट्रोल होता है, इसमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल होता है और डिफॉर्मेशन अंडर सर्विस कंडीशंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बकलिंग के बारे में। बकलिंग क्या करती है, स्टेबिलिटी होती है, बकलिंग अंडर सर्विस कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल कंसिडरेशन के बारे में। जो इकोनॉमी होती है वो प्रॉपर साइज सिलेक्शन होता है, प्रॉपर ग्रेड ऑफ स्टील होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर है जो बीम डिज़ाइन होता है किसके लिए, स्ट्रेंथ, स्टीफनेस और स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है बेंडिंग, शेयर और वियरिंग की वजह से स्ट्रेंथ आती है। स्टीफनेस जो होती है वो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करती हैं और जो बकलिंग होती है वो स्टेबिलिटी को चेक करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पूछ रहा है कि वायर रोल्ड स्टील आई सेक्शंस आर कॉमनली यूज्ड एज ए बीम। जो ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी प्लस लार्जर मोमेंट प्लस लार्जर आई विद लेस एरिया होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो क्या आएगा इसमें अंदर, जो ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी होगी ना वो लार्जर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा और हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विथ लेस क्रॉस सेक्शन एरियाज। अब बात करते हैं रोल्ड स्टील आई सेक्शन के बारे में, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है स्टील बीम और इसको बोला जाता है रोल्ड स्टील जॉइंट्स। सो कंपोनेंट्स ऑफ टू फ्लेंज के बारे में बात करते हैं तो टू फ्लेंज होते हैं, वन वेव होता है जो कनेक्टेड बाय द क्लीट एंगल और फिलेट बेल्ट से कनेक्ट होता है बाई यूज्ड एज ए बीम, ठीक है। जो रोल्ड स्टील साइज सेक्शन है क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और लेस क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अगर ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी होगी इसके अंदर तो मास प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड हो जाएगा और ये इंक्रीज करेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। नेक्स्ट बात आता है लोड रेजिस्टेंस के बारे में। जो वेव होता है वो रजिस्ट करता है शेयर फोर्स और जो फ्लेंज होता है वो रजिस्ट होता है मोस्ट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। सो नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ जो रोल्ड स्टील सेक्शंस होते हैं, आई सेक्शन, बीम और सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है। पहला आता है टी सेक्शन, दूसरा आता है एंगल सेक्शन, तीसरा आता है बार, ट्यूब्स, फ्लैट्स, सीट एंड स्ट्रिप्स जो प्लेट्स होते हैं। अब की आइडियाज़ की बात करते हैं तो मूवमेंट मटेरियल अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ हायर आई होता है। हायर आई प्लस हायर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वो बेटर बेंडिंग परफॉर्मेंस के लिए होता है। वेव, शियर फ्लेंज और बेंडिंग फ्लेंज होता है। जो एफिशिएंट सेक्शन होता है, लेस मटेरियल और मोर स्ट्रेंथ इसके अंदर यूज्ड होती हैं। नेक्स्ट होता है क्या पूछता है, रोल्ड आई सेक्शन बीम एग्जिबिट के बारे में जो होता है वो बात करता है। रोल्ड आई सेक्शन बीम एग्जिबिट करता है, क्या करता है, ऑप्शन क्या कहता है कि स्मॉल वार्पिंग रेजिडिटी ओनली, स्मॉल वार्पिंग प्लस टोरिजिनल रेजिडिटी, कंपेरेबल टोरिजिनल एंड वार्पिंग रेजिडिटी इसी के अंदर होती है। कंपेरेबल टोरिजिनल एंड वार्पिंग रेजिडिटी इसके अंदर होती है। कंपेरेबल
टॉरिजनल एंड वार्पिंग रिजिडिटी इसी के अंदर होती हैं। किसके अंदर? रोल्ड स्टील आई बीम के अंदर ये एग्जिबिट करता है। अरे यार गलत सलत पड़ रहा है कुछ भी। माई माइंड इज टायर्ड। कितने मिनट हो गए? अभी तो 5 मिनट और देख लेते हैं। रोल्ड स्टील आई सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको स्टील बीम भी बोला जाता है और ये रोल्ड स्टील जॉइस्ट होता है। कंपोनेंट जो होते हैं इसके अंदर 2 होता है, बाई 2 फ्लेंज 1 वेव कनेक्टेड बाय द क्लीट और एंगल फिलेट बेल्ट से। इसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है सेम लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शन एरिया लंड बेंच कुछ भी लगा दिया। ग्रेटर सॉरी यार फिर से गाली दे दी मैंने, नहीं देनी चाहिए थी। नेक्स्ट बात करते हैं कंपेरेबल टॉरिजनल एंड वार्पिंग रिजिडिटीज़ के अंदर यूज होती हैं। अब बात करते हैं मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। जो मोर मास अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड होता है, हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन अदर सेक्शंस इसके अंदर यूज होते हैं। अब बात करते हैं लोड रेजिस्टेंस के बारे में। जो वेव होता है वो रजिस्ट करता है शेयर फोर्स, जो फ्लेंज होता है वो रजिस्ट करता है बेंडिंग मोमेंट। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ये टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस होते हैं, जैसे आई सेक्शन, बीम सेक्शन और चैनल सेक्शन इसके अंदर यूज होते हैं। टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, बार, ट्यूब, फ्लैट और सीट एंड स्ट्रैप्स जो प्लेट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज होती हैं। अब बात करते हैं आई सेक्शंस। जो एफिशिएंट होता है ड्यू टू शेप, हाई इनर्शिया प्लस स्टेबिलिटी, यूज्ड एज ए बीम इसके अंदर यूज होती हैं। वेब हैंडल करता है शेयर, फ्लेंज हैंडल करता है बेंडिंग्स। सो ये शो करता है बैलेंस्ड ओरिजिनल एंड वार्पिंग रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच एलिमेंट्स ऑफ द पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल सीट बिल्डिंग resist lateral load parallel to the ridge। उसे बोला जाता है ब्रेसिंग। चश्मा लगा ले, आंखें खराब हो जाएगी। क्या पूछ रहा है कि विच एलिमेंट्स ऑफ पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग रजिस्ट लैटरल लोड पैरेलल टू द रिज, जिसमें आता है ब्रेसिंग। पहला ब्रेसिंग इसको बोला जाता है। अब कंसेप्ट की बात करते हैं। जो लेटरल लोड होता है वो पैरेलल टू द रिज होता है। क्या कारण होते हैं इसके? स्ट्रॉन्ग विंड फ्लोइंग पैरेलल टू द रिज होता है। सो इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहला आता है स्लोपिंग रूफ डिफॉर्म्स एंड जो इंस्टेबिलिटी डेवलप्स पैरेलल टू द रिज होता है, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है ब्रेसिंग। और ब्रेसिंग क्या होता है? ये क्रॉस डायगोनल मेंबर्स होते हैं, कनेक्टेड टॉप एंड बॉटम चोर्स ऑफ ट्रस होता है। ये रजिस्ट करता है बिंड लोड पैरेलल टू द रिज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रोल के बारे में। पर्लिन्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं, रन करते हैं पैरेलल टू द रिज एंड कनेक्ट टू द ट्रस अलोंग द लेंथ। ठीक है, ये पर्लिंग होते हैं। पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं। दूसरा रन करते हैं पैरेलल टू द रिज एंड कनेक्ट करते हैं ट्रस अलोंग द लेंथ। अब यहाँ आ जाता है ट्रस। ये कॉम्बिनेशंस ऑफ मेंबर्स होते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं लोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये अकर रेट होता है रेगुलर इंटरवल पर। कहाँ अकर होता है? रेगुलर इंटरवल पर ये अकर होता है। अब बात करते हैं कॉलम्स की। जो कॉलम्स होते हैं ना, ये वर्टिकल मेंबर होते हैं। ये टैक लोड फ्रॉम द ट्रसेज होता है। ये ट्रांसफ़र लोड टू द फाउंडेशन होता है। ठीक है, अब की आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। की आइडिया क्या करता है? ये बिंड होता है पैरेलल टू द रिज, कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी। ओनली ब्रेसिंग रजिस्ट दिस lateral movements, so other members load transfer not stability, hence bracing are primarily resisting elements होते हैं।